नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमको ज्ञात है, हम चैप्टर वाइज पिछले कुछ वर्षों में आए हुए जो भी उस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी सीरीज में हम आज केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले विलियन यानी सॉल्यूशन के जो भी नीट के क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में आए थे वो मैं आपको करवा चुका हूं। फिर से प्रयत्न यही रहेगा कि इसके थ्रू चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास चले जाएं, ताकि एग्जाम से पहले आप जब इसको देखें तो आपका चैप्टर फिर से एक बार रिवाइज हो सके। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन यह कहता है कि यदि आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की सक्रिय ऊर्जाएं यानी एक्टिवेशन एनर्जी बराबर हो तो फिर उसके लिए क्या शून्य हो सकता है। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी यदि आपकी सेम होगी, क्या परिस्थिति बनेगी उसमें। प्लॉट यदि मैं बनाता हूं, देखो बच्चों आपको ध्यान होगा, यदि मैं प्लॉट बनाता हूं किसके बीच में, ये प्लॉट आपका ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की प्रगति के बीच में बनाया जाता है। ठीक है ना, कि कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है। अब बच्चों यदि ऐसा हो रहा है कि यहां पर ये मान लेते हैं रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ये जो ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, इसको हम EA फॉरवर्ड बोलते हैं, उम्मीद है ध्यान होगा बच्चों, और इसे हम EA बैकवर्ड बोलते हैं। यदि ये बराबर है, यदि ये मान बराबर है, फॉरवर्ड यानी अग्र अभिक्रिया की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वह बैकवर्ड के बराबर है, यदि EA फॉरवर्ड बराबर है EA बैकवर्ड के, इसका सीधा मतलब ये होगा कि यहां डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि उसका सीधा मतलब है कि जितनी एवरेज एनर्जी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रख रहा है उतना ही प्रोडक्ट रख रहा है। यदि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता तो ऐसी परिस्थिति के अंदर इसका प्लॉट भिन्न बनता है। हालांकि पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके सामने आ चुका है कि यदि फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो तो इसमें क्या शून्य होगा। निश्चित तौर पर इसमें शून्य क्या होगा, डेल्टा H शून्य होगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट की हीट है उतनी ही प्रोडक्ट की होगी। इसी को मैं यदि एंडो और एक्सो के रूप में दर्शाना चाहूं, एंडो और एक्सो के रूप में यदि मैं इसे दर्शाना चाहूं तो देखिए कैसे दर्शा सकते हैं। हम बात करते हैं एंडो और एक्सो के रूप में। मान लेते हैं ये प्रोसेस बच्चों एंडोथर्मिक होता। एंडोथर्मिक का मतलब उष्माशोषी होता है, यानी कि हीट जो है वह एब्जॉर्ब की जाती। तो यह डायग्राम किस प्रकार बनता है यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चे, ऐसी सूरत के अंदर ये जो आपका डायग्राम है वह बेटा इस तरह से बनता है। ये वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स या जिसे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, एक ही बात है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मैं इसको कह रहा हूं। यदि ये उष्माशोषी होता ना बेटा तो ये डायग्राम ऐसा बनता है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और इनके बीच का ये जो अंतर है वह डेल्टा H है। ऐसी स्थिति में आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहां पर अग्र वाले की यानी कि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के कंपेयर में ज्यादा है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें ऐसा ऑप्शन दे दे कि यदि फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से हाई हो तो उसका डेल्टा H क्या होगा। यहां पर एक बात देख रहे हैं कि फॉरवर्ड यानी अग्र प्रोसेस की जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है वह बैकवर्ड के कंपेयर में हायर है, और ऐसी स्थिति में डेल्टा H की मान यहां कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। डेल्टा H की जो वैल्यू आ रही है, डेल्टा H की जो वैल्यू आ रही है वह आपका पॉजिटिव, आप देख पा रहे होंगे डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है किसकी तुलना में, रिएक्टेंट के। यही जो अंतर है ना, इसी डिफरेंस को हम डेल्टा H बोलते हैं। यही डायग्राम जब आप एक्सोथर्मिक होने पर बनाते हैं, समझते हैं एक्सोथर्मिक, इसका मतलब होता है बेटा उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी होने पर यदि इस चित्र को बनाया जाता है, यदि इस डायग्राम को हम बनाएं एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, सो वहां पर आप देखेंगे कि इस डायग्राम की नेचर में थोड़ा सा RXN मींस रिएक्शन है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। वहां ये डायग्राम इस तरीके का बनता है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और यहां जो ये डिफरेंस है वह डेल्टा H के रूप में देख रहे हैं। और यहां आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे
कि अग्र प्रोसेस का यानी कि फॉरवर्ड प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी कम है बैकवर्ड के कंपेयर में। ठीक है ना? तो निश्चित तौर पर यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस कंडीशन में जो आपका EA बैकवर्ड है वह ज्यादा है किससे? EA फॉरवर्ड से, और डेल्टा H की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तीनों ही तरह की कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या था? हमसे प्रश्न में यह कहा गया था कि दोनों तरफ की एनर्जी यदि एक्टिवेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बराबर हो, क्वेश्चन ये कहता है कि यदि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एनर्जी बराबर हो तो डेल्टा H शून्य हो जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि इसमें डिफरेंस पाया जाता है, फॉरवर्ड की हाई है बैकवर्ड के कंपेयर में, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। भाई ये डिफरेंस ही डेल्टा H है। डेल्टा H का मतलब क्या है? डेल्टा H का मतलब क्या है? यहां पर सीधी सीधी बात है बेटा, डेल्टा H का मतलब है, डेल्टा H का मीनिंग है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आप देख रहे हो दोनों बराबर हैं तो डेल्टा H यहां 0 आएगी। लेकिन एंडोथर्मिक के केस में हम देख पा रहे हैं प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से हाई है, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है। यहां आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, यहां डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आती है। ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण सवाल माने जाते हैं कि डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव तो ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है? तो उम्मीद है वो क्वेश्चन जो भी आया था वो आप समझ चुके हैं कि उसमें एक्चुअली क्या कहना चाह रहा था। हमने यहां आगे और कुछ पॉइंट आपको इससे रिलेटेड बता दिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न कह रहा है बच्चों कि किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी अगर उसकी रेट दुगनी हो जाए, ताप आपका 20 डिग्री से 35 डिग्री तक किया गया है। निश्चित तौर पर आपको ध्यान होगा ताप के असर को, यदि हम ताप के असर को दर या दर नियतांक पर बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमको आरएनएस इक्वेशन इस्तेमाल करनी होती है। उम्मीद है आपको ध्यान है कि आरएनएस इक्वेशन क्या होती है बेटा? आरएनएस इक्वेशन है log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। उम्मीद है आपको ध्यान है, यह इक्वेशन बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है जिसको हम आरएनएस समीकरण बोलते हैं। इसकी सहायता से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा कैसे इस प्रश्न को हम इस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला जो काम में लेते हैं वो ये है, दिस इज योर EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये दोनों आपके दर नियतांक होते हैं। जितना गुना दर नियतांक चेंज हुआ होगा उतना ही गुना दर चेंज हुई होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मान आपको 2 दिया हुआ है कि भैया ये दुगना हो जाता है, ऐसा हमें हिंट दिया हुआ है। EA मुझसे पूछा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी जिसको मैं बोल सकता हूं, और इसका मान 8.314 जूल के अंदर होता है। तो मैंने यहां जूल में ले लिया, आंसर भी मेरा जूल में ही आएगा। ठीक, और टेम्परेचर यहां हमेशा केल्विन में रखने हैं। दोनों टेम्परेचर जो आपको दे रखे हैं बच्चों, एक 20 डिग्री है, एक 35 डिग्री है, तो नो डाउट यहां पर एक टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 293 हो जाएगा, एक टेम्परेचर आपका 35 है तो वह 308 हो जाएगा। आरएनएस के साथ बेसिकली प्रॉब्लम ही ये है कि इसका क्वेश्चन तो इजी होता है लेकिन उसकी कैलकुलेशन हमें परेशान करती है एग्जाम में। ठीक है ना? सो कैलकुलेशन में निश्चित तौर पर टाइम इसमें लगेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये न्यूमेरिकल साबित होता है। ठीक है ना? कुछ न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसी कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। इसी तरह से एक डेंसिटी निकालने का आता है सॉलिड स्टेट में, यदि आपने ध्यान दिया होगा, वह भी हमेशा टाइम कंज्यूमिंग साबित होता है। ठीक है ना? सो log 2 की वैल्यू हमको मालूम है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहां से थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर नजर आएगा। दिस इज EA बाय 2.303 इंटू 8.314। इसका एक ही हल संभव है कि यहां आप 293 इंटू 308 करें। ठीक है, ऊपर निश्चित तौर पर 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे जब आप सॉल्व करेंगे, इसे जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आता है 34.7 किलो जूल। डायरेक्टली तो ये जूल में आएगा, उसको आपको बदल देना है। तो यह प्रश्न आपका आरएनएस
इक्वेशन से संबंधित है, जो बहुत उपयोगी साबित होती है। यहां एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अक्सर इसमें कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं। जब रेट कांस्टेंट पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए तो आरएनएस इक्वेशन है, और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर यदि टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाता है तो उसको वॉन हॉफ इक्वेशन से देते हैं। दो इक्वेशन अक्सर कभी कभी कंफ्यूज कर जाती हैं, रेट कांस्टेंट पर इफेक्ट आरएनएस से और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट वॉन हॉफ इक्वेशन से दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ए से बी के लिए 25 मिनट में अभिकारक की सांद्रता 0.03 से 0.02 एम होती है, तो उसकी औसत दर क्या होगी? थोड़ा सा यहां चालाकी की गई है बच्चों कि ये मिनट में दे रखा है और ये सेकंड में पूछ लिया गया है, ठीक है ना। यहां थोड़ा सा जल्दबाजी जो है वो नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। बाकी ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जानते हैं कि जब आर एवरेज आप निकालोगे तो वह माइनस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होगा। माइनस साइन इसलिए लिया बेटा क्योंकि बात अभिकारक के लिए हो रही है। रिएक्टेंट के लिए आप माइनस साइन यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए आप प्लस साइन यूज करते हो, ताकि फाइनल रेट हमेशा पॉजिटिव आए। फाइनल रेट हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। सो बच्चों यह अंतर, क्योंकि इसमें से इसको घटाऊंगा तो माइनस आगे लगा हुआ है, 0.01 का आ जाएगा। मुख्य बात है कि मिनट में दे रखा है समय अंतराल, जिसे हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। The only thing is कि इसे हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। फाइनल आंसर इज ओनली पॉजिटिव, वह पॉजिटिव ही आता है। हमेशा याद रखें, फाइनल आंसर इसमें हमेशा रेट हमेशा पॉजिटिव वे में ही बताई जाती है। यह आपका लगभग 0.066 इंटू 10⁻⁻⁴ इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हैं कि इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल था, माइनस साइन किस लिए लगाया समझ गए होंगे। रेट दो तरह की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस जिसको हम तात्क्षणिक बोलते हैं, एक होती है औसत। इंस्टेंटेनियस यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बोल सकते हो, क्योंकि उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा लिया जाता है, और एवरेज के अंदर हम दिया गया टाइम ड्यूरेशन लेते हैं जो अपेक्षाकृत नॉर्मली बड़ा ही होता है। अगला प्रश्न है बेटा कि किस ग्राफ के स्लोप ढलान से एक्टिवेशन एनर्जी को निकाला जा सकता है। तो याद करें, यहां पर भी आपको फिर से एक बार आरएनएस के लिए ही बोला जा रहा है। यदि आपको ध्यान हो तो यह अपनी आरएनएस इक्वेशन होती है। मैं यदि इसमें लॉग लेता हूं तो यह ln के बराबर ln a, समझ सकते हैं, ये पावर आगे आ जाएगी EA/RT हो जाएगा। ln e की वैल्यू 1 होती है। अब आप देखें ध्यान से, तो यदि मैं इसको कंपेयर करता हूं बच्चों, दिस इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, समझ सकते हैं सरल रेखा समीकरण यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैंने इसको कंपेयर किया है। यदि मैं यहां पर log के लेता हूं, x एक्सिस पर आ रहा है बेटा 1/t, तो यह जो प्लॉट आएगा वह आपका नेगेटिव स्लोप कंटेनिंग आने वाला है, और इसकी स्लोप से, इसकी जो स्लोप है उससे मैं निकाल सकता हूं एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कि सक्रियण ऊर्जा को। तो स्पष्ट रूप से इनमें से आंसर कौन सा होगा? इट शुड बी ln k वर्सेस 1/t। ये काफी पॉपुलर सवाल है, आपने देखा होगा कि आरएनएस इक्वेशन को प्रमुखता से पूछा जा रहा है। सो आरएनएस इक्वेशन बहुत बार आया करती है। AIPMT 2015 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, जो नीट से पहले देश में आयोजित होता था, नाम अलग हो गया है, अब बाकी एग्जाम वही है। 2013 में भी नीट हुआ था, उसके बाद वापस बंद हो गया, फिर AIPMT होने लगा, और अब फिर से नीट होता है। आगे बढ़ते हैं। जब अभिक्रिया में किसी अभिकारक की इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है तो उसका हाफ लाइफ अफेक्टेड नहीं होता। ये एक आसान प्रश्न है। किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए हमेशा याद रखें कि जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होता है, AN-1 होता है। A यहां पर प्रारंभिक सांद्रता यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन है। यह किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए काम आने वाली चीज है, ठीक बात। और
यहां n जो है वह ऑर्डर यानी कि अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त कर रहा है। समझे, यह रिलेशन हमेशा काम आता है, यह रिलेशन हमेशा काम आएगा। अब निश्चित तौर पर यदि मैं यहां n का मान 1 रखूं, यानी कि प्रथम कोटि के बारे में बात करूं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन इसे कंसीडर करूं, तो ऐसी स्थिति में t हाफ जो आएगा वह कांस्टेंट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यदि मैं इसे यहां 1 रखता हूं तो ये a की पावर 0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट तो आना तय है। यानी कि ध्यान रखें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो है वह कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यह एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है। ध्यान रखें, यहां पर एक बात बता रहा हूं कि जीरो ऑर्डर होने पर रेट कांस्टेंट होती है, यह चीज हमेशा काम आएगी और बहुत आसान है ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ यानी अर्ध आयुकाल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर का मतलब है रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वह कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती रिएक्टेंट के, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कांस्टेंट होता है। ये दोनों बातें दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें, दोनों ही प्रश्न के रूप में दिखाई दे सकते हैं। यानी यहां बच्चों आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जब किसी अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया और अर्ध आयुकाल पर कोई असर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि उसके लिए अर्ध आयुकाल निर्भर नहीं करता है किस पर, प्रारंभिक सांद्रता पर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। री AIPMT 2015-16 में जो है वो 2 बार यह एग्जाम आयोजित हुआ था। विभिन्न कारणों से मेडिकल की परीक्षाएं अक्सर विवाद में रहती है। मेडिकल का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो अक्सर ही लेट होना और वापस होने के लिए जो है वो प्रचलित रहा है, ठीक है ना। हालांकि इस बार तो ठीक है सक्सेसफुली हो गया, हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ा लेट जरूर हुआ था। तो यहां पर यह प्रश्न कहा गया है कि इसका वेग स्थिरांक, देखो बेटा इसमें एक थोड़ा सा जो वेग स्थिरांक की यूनिट है ना वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। मोल तो डायरेक्टली नहीं होता, कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये गलती हमने नहीं की है, ये गलती AIPMT की तरफ से ही आई थी और वो एज इट इज यहां पर टाइप हुई है। ध्यान रखिएगा, ये आपका मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है भाई। ये गलती AIPMT ने ओरिजिनली जो पेपर दिया था उसमें भी थी, क्योंकि वहां से उठाया गया, इसीलिए यहां पर भी दिखाई दे रही। तो ये यूनिट इसके मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स होगी। अब हमसे ये कहा गया है, तो देखो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब ये कैसे पता चल गया भाई, इट्स अ शून्य ऑर्डर, इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमको ये कैसे पता चला? इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, शायद आपको पता भी होगा कि K की यूनिट देख करके हम ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं भाई। K की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यदि यह शून्य कोटि का हुआ तो K की यूनिट क्या आ जाएगी? K की यूनिट हो जाएगी बेटा, दिस इज मोल पर लीटर, 1 - 0 मतलब 1 ही हुआ, सेकेंड इनवर्स। यदि यह प्रथम कोटि का होगा तो यह चीज खत्म हो जाएगी यहां से, और यूनिट सिर्फ कितनी आती है? सेकेंड इनवर्स आती है, क्योंकि यहां 1 रखूंगा तो यह पावर 0 हो जाएगी। ठीक बात है। तो हम K की यूनिट को देख करके ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यदि ये सेकेंड ऑर्डर का होता तो जो K की यूनिट आती बेटा वो क्या आती? दिस इज मोल पर लीटर, 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, यानी मोल तो इनवर्स हो जाता, लीटर 1 हो जाता सेकेंड इनवर्स। ठीक है। सो ऐसे हम K की यूनिट देख करके, यह उसका बेसिक सूत्र है। दो फॉर्मूले हमेशा काइनेटिक्स में काम आते हैं, हमेशा यूजफुल होते हैं। एक तो K की यूनिट निकालने का तरीका वह होता है जो दिख रहा है आपको, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, और एक T हाफ का कनेक्शन शुरुआती कंसंट्रेशन से वह n - 1 होता है। यकीन मान के चलें इसमें एग्जाम में एक बहुत बेसिक गलती होती है कि यहां तो कभी कभी हम n - 1 कर देते हैं, यहां कभी कभी 1 - n कर देते हैं। तो इसका विशेष रूप से ख्याल रखें
कि यहां आपका 1 माइनस एन है, ये n माइनस 1 है। कोई कंफ्यूजन हो तो इतना ध्यान रख लेना कि फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट में सिर्फ टाइम ही आता है, तो वहां से अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये बहुत बेसिक, जिन बच्चों ने पहले काइनेटिक्स के क्वेश्चन किए हैं उनको ध्यान होगा, ये बहुत बेसिक गलती है कि कहां 1 माइनस एन कहां n माइनस 1। ठीक है, सो फिलहाल इस प्रश्न पर बढ़ते हैं हम आगे। एक बात तो कंफर्म हो गई कि k की यूनिट से ये जीरो ऑर्डर है, तो बस आगे का सारा मामला तो उसी पर डिपेंड करेगा। बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। यहां से जीरो ऑर्डर के लिए k का एक्सप्रेशन होता है बेटा r0 माइनस r अपॉन टी। अब मुझसे पूछा है द कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर 20 मिनट, तो बेटा ये कंसंट्रेशन ऑफ B ही तो होता है r0 माइनस r। ये कंसंट्रेशन ऑफ B ही तो r0 माइनस r है। क्यों? क्योंकि मैं शुरुआती जो कंसंट्रेशन लेता हूं, देखिए ऐसे करते हैं ना हम इसको, देखिए याद दिलाता हूं मैं आपको, शुरुआत में इसको मैं r0 लेता हूं, शुरुआती ये होता नहीं है, t टाइम पर ये r रह जाता है, तो यहां r0 माइनस r बनता है। ठीक है ना, ऐसे ही तो डिराइव करते हैं हम इसको। सो B डायरेक्टली r0 माइनस r ही तो है, और वही आपको पूछा हुआ है। सो यहां पर k का एक्सप्रेशन, k की वैल्यू 0.6 इंटू 10⁻³ एंड a की कंसंट्रेशन 5m मुझे दी हुई है। a की कंसंट्रेशन शुरुआती मुझे 5m दी हुई है और 20 मिनट का समय दिया हुआ है। फिर देखिए ये सेकंड में है और वह मिनट में है, आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड में है, एक मिनट में है। ठीक है ना, सो r0 माइनस r मुझे डायरेक्टली पूछा हुआ है, इसलिए मेरे को यहां r0 की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ B, ये B की कंसंट्रेशन सीधे सीधे ही आ जाएगी। सो दिस इज k इंटू टी हो जाएगी। k की वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू रख दीजिए 0.6 इंटू 10⁻³ दिस इज 0.6 इंटू 10⁻³ और फिर से सेकंड आपको निश्चित तौर पर 60 इंटू 20 रखनी पड़ेगी। 60 इंटू 20 क्यों? क्योंकि 20 मिनट का समय दे रखा है, उसे हमें निश्चित ही तौर पर किस में बदलना पड़ेगा, उसे हमें बदलना पड़ेगा सेकंड के अंदर। ठीक है, सो यहां से जो ऑप्शन दिखाई देता है वह 0.72 m दिखाई देता है। समझ रहे बच्चों? सबसे पहले क्या किया इस प्रश्न में हमने, इसमें k से हमने जो है वह ऑर्डर पहुंचाना। देखिए कभी कभी काइनेटिक्स में ऐसा प्रश्न भी दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा सा सवाल रहता है और उसमें k की वैल्यू दे रखी होती है और दूसरे बहुत सारे डेटा दे रखे होते हैं। k की वैल्यू होती है और बहुत सारे डेटा होते हैं और यूनिट पूछी होती है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। ऐसा प्रश्न देखा होगा शायद आपने, k की यूनिट से आप ऑर्डर को डायरेक्टली पहचान सकते हो, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, उसमें किसी हल की जरूरत नहीं होती है। k की यूनिट, क्योंकि k की वैल्यू देगा तो साथ में यूनिट तो देगा ही देगा, जैसे यूनिट समझ गए वैसे ही ऑर्डर निकल जाती है, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी देखा गया है अक्सर काइनेटिक्स में। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग प्रारंभ होने के 10 सेकंड बाद इतना और 20 सेकंड बाद इतना है, इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना होगा? हमको मालूम है कि यदि हम अर्ध आयुकाल निकालना चाह रहे हैं तो हमको k निकालना पड़ेगा। k का फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का एक सूत्र निश्चित तौर पर आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, यह भी एक सूत्र होता है, यह भी एक सूत्र कभी ना कभी आपने इसे देखा या जाना होगा, है ना, C1/C2। ऐसा मैं कर सकता हूं 2.303/T, यहां टाइम इंटरवल ले लिया मैंने, टाइम डिफरेंस ले लिया, एंड लॉग जो R0/R होता है उसको ही मैंने C1/C2 कर दिया है। लेकिन भाई यहां तो हमें कोई कंसंट्रेशन दे ही नहीं रखी है। 10 सेकंड बाद की कंसंट्रेशन देखिए, 20 सेकंड बाद की कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन नहीं बल्कि ये वेग दे रखा है। हमको तो यहां वेलोसिटी दे रखी है बेटा, यहां कंसंट्रेशन कैसे निकाल के लाएं? k आ जाएगा तो अर्धायुकाल तो अपने आप आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों ये एक बहुत अच्छा प्रश्न था, इसमें देखिए आप r इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर की पहचान है। ये पहले आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, उसी को इन्होंने रिपीट किया था। जब नीट में कोई प्रश्न डिफिकल्ट होता है तो अक्सर वो पहले आईआईटी का आया हुआ उठाया जाता है, ठीक है ना, तो ये आईआईटी में पहले आया हुआ क्वेश्चन था। सो r इज प्रोपोर्शनल टू c, सो ऐसी परिस्थिति में यहां पर r1/r2 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं ना C1/C2। निश्चित ही तौर पर r1/r2 इक्वल्स टू C1/C2 इसे लिखा जा सकता है। बस अब यहां से तो काम हो गया है हमारा, क्योंकि ये 2.303/T2 - T1
10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, और log दिस इज C1/C2 यानी R0/R की जगह आप इसको निश्चित तौर पर रख सकते हो। तो यहां पर पहला वेग 10 सेकंड के बाद 0.04 है, ये रहा 0.04, ये रहा 0.03। इसे सॉल्व करके आप k को ला सकते हैं, और यदि k आ जाता है तो आपको उम्मीद है यह सूत्र ध्यान होगा t हाफ के लिए 0.693/k। ठीक है ना, इसको डिराइव किया जाता है 0.693/k। जब हम इसको डिराइव करते हैं तो हम ये पाएंगे कि इसका हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट है। इसे सॉल्व करने पर यहां आंसर 24.1 सेकंड आएगा। जो भी के एक्सप्रेशन है वो यहां पुट करेंगे, उससे हमें टी हाफ मिल जाएगा। लॉजिक इसमें बहुत अच्छा है, वो ये है कि कंसंट्रेशन दी ही नहीं गई थी बल्कि रेट दिए गए थे। कोई बात नहीं, रेट का रेशो ही कंसंट्रेशन का रेशो कहा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में, क्योंकि वहां R इज प्रोपोर्शनल टू C की पावर 1 हुआ करता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ध्यान रखें विशिष्ट अभिक्रिया वेग k को कहा जाता है, रेट कांस्टेंट को कहा जाता है। ठीक है ना, सो 10 सेकंड इनवर्स है। देखिए इसकी इकाई से हमें आइडिया लग गया कि यह फर्स्ट ऑर्डर है, यह फर्स्ट ऑर्डर है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग यानी k और फर्स्ट ऑर्डर ये पता चल गया। अब बोल रहे हैं कि 20 ग्राम अभिकारक के 5 ग्राम तक होने में कितना समय लगेगा। सीधा सवाल है, k बराबर 2.303/t, t मुझसे पूछा गया है। R0/R शुरुआती में 20 ग्राम ले लेता हूं, बाद वाला मुझे 5 दे रखा है। मुझे यहां फाइंड आउट क्या करना है, मुझे यहां t फाइंड आउट करना है, नो डाउट। सो दिस t इज कमिंग आउट टू बी 2.303 k का मान कितना दे रखा है बेटा, k का मान है 10 की घात -2, और यह log 4 हो जाएगा। log 4 की वैल्यू होती है बेटा 0.6020। ठीक है ना, log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है। तो यह आपका आंसर लगभग देख पा रहे होंगे, पूरा सॉल्व हो गया है, 138.6 सेकंड आ रहा है। ठीक है ना, दिस इज 138, मल्टीप्लाई कीजिएगा 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग k को कहा जाता है, क्योंकि यह वेग के बराबर भी हो सकता है। उसका भी लॉजिक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग के पीछे लॉजिक क्या है। तो देखिए R बराबर k कंसंट्रेशन की पावर 1 होती है। यदि कंसंट्रेशन यूनिट हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में R का मान k के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। वैसे तो ये रेट कांस्टेंट कहलाता है, लेकिन स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी इसे कहते हैं। और यूनिट, दूसरा यूनिट से आपको आइडिया लग गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। वैसे लिखा है वहां प्रथम कोटि, लेकिन नहीं भी लिखा होता तो इस यूनिट से हमको आइडिया लग जाता। ठीक है बच्चों, बाकी ये एक इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं है। अगला प्रश्न बहुत बड़ा सा दिखाई देता है कि प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के बारे में क्या सही भिन्नता है। देखिए एक एक करके ऑप्शंस की बात की जाए। क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता है और द्वितीय कोटि की नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आपको मालूम है उत्प्रेरक इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक है, फर्स्ट द रेट, सेकंड है द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड। यह भी गलत हो जाएगा, दोनों में ही रेट डिपेंड करती है। रेट डिपेंड नहीं करती, वो तो जीरो ऑर्डर होता है। ठीक बात। थर्ड, half life of first order reaction does not depend on A0, the half life of second order reaction does depend on A0। no doubt ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि टी हाफ की निर्भरता, मैंने आपको 2 समीकरण बताए थे। एक याद रखना है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/n-1। ठीक है ना, उनमें से एक ये समीकरण था। तो उससे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। ठीक है ना। सो तीसरा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो दोनों में अंतर करने के काम में आता है। ठीक, और इसमें भी फोर्थ वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता। बेटा दोनों पे निर्भर करता है। प्रथम कोटि में अंतर सिर्फ इतना सा है कि प्रथम कोटि के लिए यह कंसंट्रेशन की पावर 1 के समानुपाती होता है और सेकंड ऑर्डर के अंदर यह पावर 2 के समानुपाती होता है। इतना सा अंतर दोनों में है। निर्भर तो करता है, दोनों में ही निर्भर तो करता है। इसका सीधा मतलब है कंसंट्रेशन को दुगना करूंगा तो रेट दुगनी होगी, कंसंट्रेशन को डबल करूंगा यानी दुगना करूंगा रेट 4 गुना होगी।
डबल ही करना जरूरी है? नहीं भाई, ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जस्ट एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑर्डर का मतलब क्या है। भाई ये ऑर्डर बताता क्या है, हमको ये बात पता चलती है। मुझसे कहें कि कंसंट्रेशन को 10 गुना किया, बताइए रेट कितना होगा, नहीं बता सकता जब तक मुझे ऑर्डर नहीं पता। यदि 10 गुना किया है और पावर 1 लग रही है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट 10 गुना होगी। यदि कंसंट्रेशन 10 गुना की और पावर 2 लग रही है, तो रेट 100 गुना हो जाएगी। यह डिफरेंस है। और यदि ये जीरो की हुई, जीरो ऑर्डर की हुई, तो बेटा इसको 10 गुना करो, 50 गुना करो, 100 गुना करो, रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ऑर्डर होने का बेसिक मीनिंग आप समझ चुके हैं। अगला प्रश्न, नीट फिर से स्टार्ट हो गया है। जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया जाता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल फिर वही रिलेशन तीसरी बार काम में आता हुआ, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/n-1। तो यदि मैं यहां n का मान शून्य रखूंगा तो आप देख रहे हैं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a यहां आ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि यदि मैं a को बढ़ाऊंगा, इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a, टी हाफ इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीजेज। तो यदि दुगना कर दिया जाए, ऐसा कहा गया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस रिलेशन से a यहां पर प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। यदि n का मान मैं शून्य रखता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा। यानी यदि मैंने प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया तो अर्ध आयुकाल भी दुगना होगा। ठीक है ना, प्रारंभिक सांद्रता को 4 गुना किया तो अर्ध आयुकाल भी 4 गुना हो जाएगा। यह पहचान है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, है ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल होता है। यदि काइनेटिक्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो समझिएगा, थोड़ा कभी कभी अजीब लगता है ये हमें कि सर इसमें रेट तो कांस्टेंट रहती है और आप बोल रहे हो कि अर्धायुकाल जो है हाफ लाइफ वो प्रोपोर्शनल हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा वही बात है कि ये कांस्टेंट रेट से चलती रहती है, कांस्टेंट रेट से चलती रहती है, एक ही रेट से चलती रहती है। शुरुआत में कितना भी हो तो टाइम फिर डबल होता जाता है। जैसे देखो, एक सिंपल से एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा काइनेटिक्स की बेसिक में जाएं। ठीक है, मैंने आपको मान लेते हैं 4 लड्डू दे दिए खाना खाने के लिए, 4 लड्डू खाओ। बहुत खुशी की बात है, आज 4 लड्डू खाइए हमने कहा। तो 4 लड्डू आप खा रहे हैं, आप 1 मिनट में 1 लड्डू खाते हैं, आप 1 मिनट में 1 लड्डू खाते हैं और आपकी स्पीड यही रहेगी, आप जीरो ऑर्डर से खा रहे हैं। ये लो, खाना पीना भी काइनेटिक्स में आ गया। और भाई नाराज मत हो जाना, 4 लड्डू दिए हैं, 1 लड्डू 1 मिनट में खा रहे हो और लड्डू 8 भी कर देना तो आप इसी स्पीड से खाओगे, आप इसी स्पीड से खाओगे, आपने तय कर रखा है। देखिए, एक बेसिक बात बताता हूं काइनेटिक्स की, प्रश्न तो चलते रहेंगे बेटा। ये 4 लड्डू है, इसमें 1 लड्डू आप 1 मिनट में खा रहे हो, ये आपकी रेट है खाने की। तो मुझे बताओ कि 2 करने में कितना समय लगेगा? निश्चित तौर पर यहां टी हाफ आपका 2 मिनट होगा। ठीक, मान लेते हैं जीरो ऑर्डर से खाया जा रहा है। क्लियर है? समझ रहे हो? 1 लड्डू 1 मिनट में खा रहे हो तो 4 से 2 करने में 2 मिनट लगेंगे, ये हो गया हाफ लाइफ। अब मैंने कहा कि हमने लड्डुओं की संख्या बढ़ा दी, ओहो मजा आ गया, तो लड्डुओं की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई। लेकिन आपका फर्ज यह है कि आप 1 मिनट में 1 ही लड्डू खाओगे, क्योंकि आप जीरो ऑर्डर से खा रहे हो। आपने तय कर रखा है कि भैया मैं तो अपनी रेट नहीं बदलूंगा, आप कितने लड्डू मुझे देते रहो। अब मुझे बताओ कि यहां 8 से 4 होने में, क्योंकि अर्धायुकाल तो उसे ही को कहूंगा ना, 8 से 4 होने में आपको कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगी कि नहीं लगेगी? तो देखिए क्या किया हमने। जैसे ही प्रारंभिक सांद्रता दुगनी की, देखिए बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता दुगनी की, अर्धायुकाल दुगना हो गया, क्योंकि आपके खाने की स्पीड नहीं बदल रही, क्योंकि आप उसी स्पीड से खा रहे हो। यह है जीरो ऑर्डर। आप तो 1 मिनट में 1 लड्डू ही खाओगे, मैं यहां 100 कर दूं तो भी आप उसी स्पीड से खाओगे, और 2 कर दूं तो भी आप उसी स्पीड से खाओगे। तो 4 से 2 होने में यहां 2 मिनट लग रहे थे, क्योंकि आप 1 मिनट में 1 खा रहे थे। अब 8 से 4, इसका अर्धायुकाल मतलब 8 से 4, अभी भी आप उसी स्पीड से खाओगे तो बेटा आपको 4 मिनट लग जाएंगे। तो देखें, जैसे ये डबल किया, टी हाफ डबल हो गया। पहचान है किसकी? जीरो ऑर्डर की।
यही यदि फर्स्ट ऑर्डर होता तो आप क्या करते? आप चालाकी करते हो, जैसे ही लड्डू की संख्या बढ़ा दी जाती है, आप अपने खाने की स्पीड को भी क्या करते हो? बढ़ा देते हो। ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जैसे ही यहां डबल किया ना, खाने की स्पीड डबल कर दोगे, एक की बजाय 2 खाने लग जाओगे, वापिस उतना ही टाइम लगेगा। इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे ये बढ़ते हैं आपकी खाने की स्पीड भी दुगनी हो जाती है, तो फिर आधा करने में उतना ही टाइम लगता है, सेम टाइम लगता है। ठीक है, ये एक बेसिक था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। हालांकि यहां इस प्रश्न में इतना कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल सी चीजें हैं, पर हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा काइनेटिक्स को एक्चुअल भी हम समझें कि काइनेटिक्स है क्या, या इस ऑर्डर होने का मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यदि वेग नियतांक k हो तो 99% को पूरा होने में लगने वाला समय, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा। k का मान रखना नहीं है, k के रूप में ही उत्तर लाना है। यहां होता है r0/r, हमको ज्ञात है। अब सिंपल बात है बच्चों, यहां कह रहे हैं कि भाई 99% पूरा कर दो, तो शुरुआती यदि मैं 100 मान लूं तो मेरे पास r यानी शेष कितना रहेगा? 1 रहेगा। और log 100 का मान होता है 2, सो दिस इज 2.303 इंटू 2/k। इतना टाइम यहां लगने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर है। ठीक है ना, सिंपल है ये तो। log 100 की वैल्यू 2 होती है बेटा, log 100 की वैल्यू 2 होती है, सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। ये एकदम इजी क्वेश्चन कहलाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। हां, इस रिएक्शन के लिए यह भी एक सरल प्रकृति का प्रश्न है। आपको ध्यान होगा कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो गुणांक आगे आ जाते हैं, गुणांक जो है वो 1 हो जाते हैं। साथ में जब अभिकारक के रूप में लिखते हैं तो माइनस आता है बेटा, ये आ जाएगा माइनस का dN2/dt बराबर क्या कह सकता हूं? 1/3 माइनस का dH2/dt बराबर क्या कह सकता हूं? 1/2। ध्यान रखना, प्रोडक्ट है तो प्लस रहेगा। ये आपका एक्सप्रेशन है। अब इनमें से हमको बहुत आसानी से सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत यहां होनी नहीं चाहिए। आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो इट इज क्लियर दैट कि -dN2 इक्वल्स टू 1/2 फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन सही लगता है। माइनस का dN2/dt इज हाफ d अमोनिया/dt। बाकी ऑप्शंस को भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, क्या यह सेकंड सही है? नहीं है, ये 3 नहीं है, 1/3 है, ये 1/3 है। यहां क्या गलती कर दी? ये माइनस गलती है। यहां पर देखिए अमोनिया के आगे माइनस तो लगना ही नहीं है, ये भी आपका गलत है क्योंकि ये 1/2 है। तो नो डाउट फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी फर्स्ट ही ऑप्शन आ जाता है तो थोड़ा भरोसा कम होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, एक जनरल फीलिंग होती है, हमको लगता है अरे इतना आराम से नहीं आया होगा, तो फिर बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, बाकी ये दिख रहा है कि -dN2/dt इज हाफ ऑफ d अमोनिया/dt होना चाहिए। ठीक है, अब यह लेटेस्ट इसी साल का प्रश्न कि प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु दर नियतांक इतना है। प्रथम कोटि सेकंड इनवर्स है, 2 ग्राम को 0.2 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? ये बिल्कुल रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है जो कुछ जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। टाइम इक्वल्स टू 2.303/k, लॉग यहां है r0/r। ठीक है, सो पुट दिस वैल्यू हियर, दिस इज 2.303/k, k की वैल्यू 4.606। आपकी मदद के लिए ये बिल्कुल उसका दुगना दिखाई दे रहा है। लॉग r0 प्रारंभिक सांद्रता या भार यहां पर 2 और ये 0.2 है बेटा, ये लॉग 10 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। यानी इसमें तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 1/2 इंटू 10 की घात 3 आता है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूं कि यह 500 सेकंड होगा। ठीक है ना, क्योंकि 1/2 की वैल्यू 0.5 हो जाएगी इंटू 1500 सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले कुछ वर्षों में काइनेटिक्स में दिखाई दिए। हमने कोशिश की कि उससे जुड़े हुए फैक्ट भी आपको बताते जाएं।
यहां पर जितने भी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसमें मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि उस चैप्टर से संबंधित मूल बातें, बेसिक चीजें आपके सामने चली जाएं, आपके पास चली जाएं, जिससे आपको अधिकतम लाभ हो। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।